उपस्थिति मात्र से मंच की शोभा जिन्होंने बढ़ाया है, ऐसे सारे महानुभाव सभी के चरणों में मैं सादर पूर्वक प्रणाम समर्पित करता हूँ। वैसे मंच पर एक राजा है और 3 गुरु हैं। गुरुओं की महत्ता अधिक होती है। भूपेंद्र जी इसको सम्मान पूर्वक स्वीकार करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ कि भारत की जो अक्षुण्ण परंपरा लाखों वर्षों से चलती आ रही है, तो राजा गुरुओं के चरणों में बैठकर ही मार्गदर्शन लेता था। राजशक्ति, ये जो संत जन शक्ति के प्रतीक जो सज्जन शक्ति है, सज्जन शक्ति के सामने बैठकर मार्गदर्शन लेते हुए राजा राज्य चलाता था। और सज्जन शक्ति, संत शक्ति ही मार्गदर्शन करने के लिए गुरु शक्ति, यही राजा से भी ऊपर रहता था। इसके कारण भारत लाखों वर्षों तक इतने आक्रमण होने के बावजूद भी जीता जागता रहा, दुनिया को आलोकित करता रहा। यह ही आज भी हम इसको बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने में सफल हो जाएगा। ऐसा एक सुशोभित मंच देखकर मैं प्रभावित भी हूँ। यहाँ आचार्य स्थान आलोकित किए हैं, ऐसे सुनील कुमार जी हैं और श्रद्धेय पांडे जी हैं और सूर्य प्रकाश भी है। सभी के चरणों में मैं सादर पूर्वक फिर एक बार प्रणाम समर्पित करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है कि केवल मंच की शोभा बढ़ाने वाले होने से मात्र नहीं, सामने बैठे वाले भी सभा की शोभा बढ़ाने वाले ही होना चाहिए। अभिजय आशुतोष जी का मैंने जो सुना, उससे समझ में आया कि देश के भविष्य निर्माता इधर हम सभी बैठे हैं। इसीलिए आप सभी के चरणों में भी मैं सादर पूर्वक प्रणाम समर्पित करता हूं। वैसे भारतीय संस्कृति में हर एक व्यक्ति, वो जीव हो या जीव नहीं हो, जड़ और चेतना, सभी को सम्मान देने की बात ही कहती है। सभी को सम्मान देना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति है। एक जूता हम रखते हैं, उसको भी जोड़कर एक साथ रखने से जूतों का सम्मान हम कर रहे हैं। ऐसे हर एक व्यक्ति का सम्मान देना अपना कर्तव्य होता है। ऐसे यहाँ बैठे हुए, यहाँ जो नहीं आ पाए, वो सभी इस यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव के जो संदेश हैं, स्वयं बोध कर लेते हुए, शत्रु बोध को जानते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य में अपने आप को जोड़ें। भारत अभी संधि काल में चल रहा है। संधि काल यानी अंधकार पूर्ण समाप्त नहीं हुआ है और उजाला पूर्ण नहीं आया है। ऐसे एक बीच का उषत काल होता है,
वह संधि काल कहा जाता है। ये संधि काल चुनौतीपूर्ण होता है, डरावना भी होता है, भ्रमित कर देने की स्थिति भी निर्माण होती है। जब अपने जड़ें अपने विचारधारा में जमकर जमे हुए हैं तो ऐसे भ्रमित होने का जरूरत नहीं रहता, डरने की जरूरत भी नहीं होता। ऐसे हमारे जड़ें अपने विचारधारा में जमकर हमने जमा लिया तो निश्चित रूप से इस संधि काल में जो भी चुनौतियां सामना करना पड़ेगा वो सभी चुनौतियों को हम हंसते हंसते मुस्कुराते हुए सामना करते हुए भारत को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने का अत्यंत श्रेष्ठ काम हम सफलतापूर्वक कर पाएंगे। ऐसे ही युवा यहाँ बैठे हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। इस अमृत काल के समय में भारत को अपनी अस्मिता का परिचय दुनिया को देना है। केवल परिचय देना मात्र नहीं है, अपनी अस्मिता का प्रकटीकरण करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस 25 वर्ष में होना बहुत जरूरी है। ये आसानी से नहीं होगा, कठिनाई तो है, चुनौतियां हैं, इसमें स्वयं बोध की आवश्यकता भी है और शत्रु बोध की आवश्यकता भी है। एक तरह से भारत को समाप्त करने का अंतिम प्रयास दुनिया के कई सारे विघटनकारी शक्तियों के माध्यम से होता हुआ हम देख रहे हैं। वैचारिक संघर्ष, हम रणभूमि में खड़े हैं। जब रणभूमि में हम खड़े होते हैं उस समय विश्राम आवश्यक नहीं होता। विश्रांति के बारे में, विश्राम लेने के बारे में सोचना भी मना है। हम सोचते हैं कि युद्ध के समय में अनेकों दिन तक अन्न जल त्याग करते हुए, त्याग करना तो छोड़ दीजिए, उसका याद भी नहीं होता, युद्ध में लगे हुए रहते हैं योद्धा। ऐसे ही हम सारे यहां बैठे हुए योद्धा हैं। योद्धा युद्ध के समय में लगा हुआ रहता है, वीर केवल युद्ध के समय में मात्र नहीं, शांति के समय में भी समाज का निर्माण कार्य में लगा हुआ रहता है। इसीलिए योद्धा से भी हम वीर बनना बहुत आवश्यक है। यानी युद्ध के समय में भी और शांति के समय में भी हम इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपने आप को झोंक देना चाहिए। इसीलिए मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए समझना पड़ता है। युवापन ये उम्र से आकलन नहीं किया जा सकता। युवापन अंदर जो आग है उस आग के माध्यम से आकलन किया जा सकता है। जिसके अंदर आग है वही युवा बन सकता है, वही कुछ चुनौतियों को स्वीकार कर सकता है, असंभव को संभव करके दिखा सकता है। लेकिन उस आग को अनुशासित रूप से बाहर निकालना पड़ता है। अनुशासित रूप से नहीं निकालेंगे तो निश्चित है विनाश। अनुशासित रूप से यदि हम उस आग को, अंदर की आग को निकाल देंगे, इसको एक चैनलाइज करेंगे, तब निश्चित रूप से विकास होता ही है, विकास सुनिश्चित होता है। वो आग को आगे निकलने का, बाहर निकालने का, अनुशासित रूप से निकालने का दो पद्धतियां हैं। दो चीज हमको चाहिए, वो दोनों मूल्य है। एक है विवेक, दूसरा है पुरुषार्थ। विवेक से सोचना, पुरुषार्थ से करना। ईश्वर मनुष्य को दो प्रकार की शक्तियां दी थी। एक कल्पना
स्वातंत्र्य, दूसरा कर्म स्वातंत्र्य। ये दोनों अनुशासित नहीं होने के कारण दुनिया में इन दो शक्तियों के कारण विनाश ही होता हुआ हम देखते आए हैं। इसीलिए भारत के मनीषिया ये दो शक्तियों को अनुशासित करने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स का नियमों में बांधा गया। वो डूज एंड डोंट्स जब उस नियमों में ये दोनों शक्तियां कल्पना स्वातंत्र्य और कर्म स्वातंत्र्य दोनों जब इन नियमों में बंध गया, वह नियम ही धर्म है। धर्म के चौकट में जब कल्पना स्वातंत्र्य आ गया तो विवेक बन गया। जब कर्म स्वातंत्र्य ये धर्म के चौखट में आ गया, वह पुरुषार्थ बन गया। इसीलिए विकास हम चाहते हैं तो अंदर की आग को अनुशासित रूप से उसको एक दिशा में चैनलाइज करना हम चाहते हैं तो विवेक और पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि सामने वाले बहुत होशियार है, वो बहुत बुद्धिमान है। विवेक के बिना आगे नहीं बढ़ना है, पुरुषार्थ के बिना नहीं करना है। पुरुषार्थ का उपयोग करते हुए असंभव को संभव करके दिखाना है। इसलिए तीन प्रकार की श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के आधार पर ही हम अपनी बुद्धि शक्ति को चरम सीमा तक ले जा सकते हैं। बुनियादी श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना एक जीव मनुष्य के रूप में जाना नहीं जा सकता। श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से मेधा, प्रतिभा, श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा, धृति, धी, ये धी मनुष्य जीवन के बुद्धि विकास में चरम सीमा है। इसीलिए श्रद्धा चाहिए। आत्मश्रद्धा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब अच्छे विचार सुनते हैं और उसको मनन करते हैं, उसको ही लिखते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना, संवाद करना, मनन करना, विश्लेषण करना, अभिव्यक्त करना, ये सभी प्रक्रियाएं हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। ये सभी वीर बनने के लिए, बौद्धिक वीर बनने के लिए ये सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से हमको गुजर के जाना पड़ता है। हर दिन करना पड़ता है। इसके लिए समय निकाल के रखना पड़ता है। शास्त्र श्रद्धा है, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा के शास्त्र यानी विज्ञान है। भारतीय विज्ञान परंपरा हर चीज को वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करते हुए अनुभवजन्य और तर्क संगत रूप से सोचते हुए, इमोशनली सोचना नहीं है, इमोशन चाहिए, लेकिन भावनाओं के आवेश में न होते हुए अनुभवजन्य और तर्क संगत के आधार पर सोचते हुए, यानी विवेक। यदि हम सोचेंगे तो शास्त्र के ऊपर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र सैकड़ों वर्षों के अनुभव के आधार पर लिखा हुआ शास्त्र है। कहीं सुनी बातों के आधार पर लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए हम भारत को भारत के रूप में दुनिया के सामने यदि प्रस्तुत करना है तो दूसरी है शास्त्र श्रद्धा। तीसरा है ये दोनों को जोड़ने वाला गुरु श्रद्धा। कोई मेंटर होना चाहिए। मेंटर के साथ यानी गुरु के साथ बैठकर जो हमने सुना है, पढ़ा है, लिखा है, संवाद किया है, आत्मसात किया है, मनन किया है, विश्लेषण किया है, वो सारी बातों को गुरु के साथ जो मेंटर होते हैं उनके साथ चर्चा करते हुए हमको आत्मसात करना पड़ता है। भारत बनने के लिए ये सभी आवश्यक है। बिना भारत बने हम इस वैचारिक संघर्ष में भारत को कैसे दिशा दे सकते हैं?
इसीलिए भारत को भारत के रूप में प्रस्तुत करना है। ऐसे प्रस्तुत करते समय जितने भी विघटनकारी शक्तियों के माध्यम से चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, ऐसे चुनौतियों को सामना करने के लिए भारत को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए रोज हम समय देंगे क्या भारत को जानने के लिए? जानने से नहीं चलेगा, मानना पड़ता है। जानना है, मानना है, मानने से भी नहीं चलेगा, आचरण में लाना पड़ेगा, भारत बनना पड़ेगा। जानना, मानना और आचरण में लाना, इसके कारण हम वीर बन सकते हैं, नहीं तो हम वीर नहीं बन सकते। कागज के ऊपर वीर बन सकते हैं, प्रत्यक्ष वीर बनना है। मन वचन कर्म के माध्यम से हमको यदि वीर बनना है तो भारत को जानना, मानना और आचरण में लाना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए पहला भारत को जानने के लिए भारत के मूल तत्व को जानना चाहिए, मूल सिद्धांतों को समझना चाहिए, तब हम चुनौतियों को सामना कर सकते हैं। ऐसे करते समय हमको फंसना नहीं है और फंसाना भी नहीं है। कुशलता चाहिए, चतुराई नहीं चाहिए। सामने वाला कौन है, क्या है, ये समझते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ता है। ये रणभूमि में हम खड़े हैं, विश्राम की बात है ही नहीं। खुद के बारे में भी सोचने के लिए समय है ही नहीं, क्योंकि अस्तित्व का प्रश्न, अंतिम लड़ाई हो रही है। इंडिया को भारत बनाने के लिए एक बहुत जबरदस्त लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सफल होना ही है, यही नियति है। इसके लिए पहली बात, भारत को जानने के लिए पहली बात है आत्मीयता। सभी को हम अपने ऐसे देख सकते हैं क्या? अपने हैं क्या सभी? अपनत्व के भाव से सभी को यदि हम नहीं देख पाते तो भारत नहीं बन सकते। सभी अपने हैं, जड़ चेतन सभी अपने हैं। यूनिवर्सल वननेस is the unique message of Bharat to the world. जब तक हम इसको अंदर नस नस में नहीं उतारते तो भारत को हम विश्व गुरु नहीं बना सकते। भारत के बारे में, भारत के सिद्धांतों के बारे में जो भी भारत से संबंधित है, उन सभी भारत को आत्मसात करना चाहिए। मैं परशुराम कुंड गया था, अरुणाचल के उत्तरी हिस्सा, चीना के बॉर्डर, ब्रह्मपुत्र नदी के वो परशुराम कुंड देखने गया था। वहां जना निवास नहीं है, लोग नहीं रहते। वहां छोटा सा एक होटल है। हम सोच रहे थे, भूखे, हम 4-5 लोग गए थे, भूखे थे, कहाँ होटल मिलेगा। ऐसे सोचते ही वहां एक छोटा सा झोपड़ी, वहां एक होटल। हमने अंदर घुसा, उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए स्वागत किया, इतने प्रेम से उस जंगल में उन्होंने खिलाया। गरम गरम रोटी, दक्षिण से आए हैं ऐसे सोचकर उन्होंने चावल भी बनाया और इतने प्रेम से खिलाया। उस प्रेम के कारण मैं 2 रोटी खाने वाला 10 रोटी खाया। मेरे साथ जो आए थे वो 20 रोटी खाया। मैं गिनती अभी भी याद रखा हूं। बाद में हमने कितना पैसा देना चाहिए ऐसे हमने पूछा। वो मुस्कुराते हुए कहता है, भाई साहब, आपने हमारी कुटिया में प्रवेश किया, यही हमारा सौभाग्य है। बाद में वो कहता है, आपको जो मन लगता है उतना दे दीजिए। क्या बात है। हमने वो जितना चाहता था उससे भी अधिक ही दिया, लेकिन
उस व्यक्ति का भाव देखिए, जो मन में आपको लगता है उतना प्रेम से दे दीजिए। मैंने बिजनेस करने यहाँ नहीं बैठा हूं, ये भारत है, ये भारत है। किसने सिखाया उसको? इसको हम यदि नहीं समझते, भारत को समझने के लिए पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा, भारत को घूमना पड़ता है। ये आत्मीयता होनी चाहिए, अपनत्व, यूनिवर्सल वननेस। ऐसे करते हुए भी सावधान रहना आवश्यक है। जो अधर्मी है, अधर्म करने में ही आनंद का अनुभव करने वाले विघ्न संतोषी हैं, दे शुड बी हैंडल विद आयरन हैंड्स। दया के योग्य वो नहीं होते, ये भी याद रखना यूनिवर्सल वननेस के साथ। ये शत्रु बोध का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। संवेदनशीलता ये दूसरा मूल्य है भारत का पहचान। यानी दूसरों के कष्ट देखकर, हिंसा, पीड़ा, समस्या ये देखकर हम उद्वेलित होना नहीं है, लेकिन हमको तत्परता से, तन्मयता से, तल्लीनता से उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमको अपनी रुचि के अनुसार हमको कार्य करना पड़ता है। आसपास के जो भी जितने भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं तत्पर होकर प्रयास करना चाहिए, तन्मयता से प्रयत्न करना चाहिए, उसमें तल्लीन होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये संवेदनशीलता है। अपनत्व का भाव जब होता है तब संवेदनशीलता अपने आप बढ़ती है, उसको कहने का जरूरत नहीं होता। एक अपना मित्र, छोटा भाई, वो एक्सीडेंट में पूरा बैंडेज लगाकर अस्पताल में पड़ा था। उसका बड़ा भाई दौड़ते आया, उस भाई को देखकर रो रहा है, वो हंस रहा है, पीड़ा उसको हुआ है, रो रहा है, ये इसको संवेदना कहते हैं। जब अपनी पीड़ा को लेकर हम रोते हैं उसको वेदना कहते हैं। जब पीड़ा दूसरों को हुई है, रो रहे हैं हम, इसको संवेदना कहते हैं। खुद के लिए रोने वाले गली गली में, घर घर में मिलते हैं भाई, दूसरों के लिए रोने वाले कोई मिलेंगे क्या? दूसरों के लिए जब तक हम नहीं रोएंगे, उन समस्याओं से हम डिस्टर्ब जब तक नहीं होंगे, उस समस्या को लेकर आसपास के सभी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उस समस्या का समाधान की ओर सबको प्रेरित नहीं करेंगे, संवेदनशीलता का मतलब नहीं रहेगा। चुनौतियों को सामना अकेले नहीं कर सकते, उन चुनौतियों को लेकर आसपास के सभी को डिस्टर्ब करने से एक साथ एक आंदोलन का रूप धारण करते हुए चुनौतियों को सामना करने के लिए ये संवेदनशीलता बहुत अनिवार्य है। तीसरा पहचान है भारत का, खुद को स्वल्प, स्वयं को स्वल्प, समाज को सर्वस्व। यानी अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम कर लेंगे क्या हम? वेरी लेस नेसेसिटीज, मिनिमम नेसेसिटीज फॉर माई सेल्फ, मैक्सिमम फॉर द सोसाइटी। तेन त्यक्तेन मुञ्जीताः, संसाधनों का उपयोग न्यूनतम करते हुए मेरा जीवन को सादगी रखना चाहिए, सादगी से युक्त जीवन। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक हम इन चुनौतियों को सामना नहीं कर सकते। भोग से आकर्षित यदि हो जाते हैं तो चुनौतियों को सामना नहीं कर सकते, इस संघर्ष में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भोग से, न्यूनतम भोग, जीवन निर्वाह के लिए, इस शरीर का निर्वाह के लिए जितना न्यूनतम आवश्यक है उतना ही भोग सामग्री का उपयोग करते हुए
हम सभी समाज के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जागरूकता और एक चौथा और अंतिम पहचान है। जागरूकता किस विषय पर? कर्तव्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति जागरूक होने के लिए उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, वही राष्ट्र निर्माण। 25 वर्ष है, देखते देखते 25 वर्ष हो जाएंगे। इन 25 वर्ष में स्वयं का बोध करते हुए, शत्रु बोध को भी अपनाते हुए, समझते हुए इस चुनौतियों को हम सामना करना है। इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए जो भारत 3 गुणों से पहचाना जाता है, उन 3 गुणों को भी आत्मसात करना जरूरी है। एक है पराक्रम। भारत इतिहास में लाखों वर्षों से कभी भी हार नहीं माना है। युद्ध में हारे होंगे, लेकिन हार को स्वीकार नहीं किया है, फिर से लड़ाई किया है। फिर से लड़ते हुए इस देश को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयास करते हैं। अपने जीव को, अपने संपत्ति को देश के हित में न्योछावर किए हुए ऐसे देश के अंदर और बॉर्डर में, दोनों प्रकार में यहाँ के लोग लड़े हैं, इसीलिए ये देश जीवित है। दुर्बलों की सुरक्षा करनी है, इसके लिए पराक्रमी ऐसे भारत जाना जाता है। त्याग के लिए भारत जाना जाता है और ज्ञान के लिए भी जाना जाता है। मैंने पहले जो 4 सिद्धांत कहा, उन 4 सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप ही पराक्रम, त्याग और ज्ञान। इन तीनों को प्राप्त करने के लिए हमारी दिनचर्या में समय देते हुए हम निश्चित रूप से इस जो वैचारिक संघर्ष में हम खड़े हैं, बेरोजगारी को लेकर, कैस्टिज्म, कैस्ट फेनेटिक्स को लेकर, महिलाओं को लेकर, गरीबी को लेकर, नेशनलिज्म, मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म, ऐसा शब्द का उपयोग करते हुए हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों से संबंध ही नहीं है, ऐसे भ्रमित होने लायक वैचारिक प्रस्तुति करते हुए, वैसे हिंदुइज्म, हिंदुत्व ये इज्म हो ही नहीं सकता। इज्म यानी वाद है। हिंदुत्व ये वाद के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है, वाद से परे है, वाद विवाद से परे है, दुनिया को जोड़ने वाला है। इसको यदि हम समझेंगे नहीं तो सामने वाले जो शत्रु हैं, विघटनकारी शक्ति हैं, उनके चंगुल में हम फिर से फंस जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण हम मेघालय के चंगुल से बाहर आने में सफल हुए हैं। अभी सभी प्रकार के विघटनकारी शक्ति उनसे बाहर निकलने के लिए हमको भारत का धर्म को जानना पड़ेगा। सिद्धांत के आधार पर जो धर्म अमूर्त है, धर्म दिखता नहीं है, धर्म नियम है। जब धर्म कृति रूप का धारण करता है तब वो संस्कृति कहलाती है। इस संस्कृति का आराधक हम बनना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को भी व्यक्तिगत जीवन में, आचरण में लाने के माध्यम से हम धर्म परायण बनना चाहिए। तब जो धर्म को आचरण में लाता है वही धर्म परायण है। धर्म ही सबको जोड़ने वाला है। धर्म को रिलीजन के रूप में अनुवादित करने के कारण धर्म शब्द के बारे में, धर्म शब्द सुनते ही आग लग जाती है कई सारे लोगों को। राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड अलग है, गलत पढ़ा है, गलत लिखा है, स्वार्थी है, पर्सनल एजेंडा है, देश हित से भी स्वहित
महत्वपूर्ण है। इसके कारण ये विघ्न संतोषी लोग देश को समाप्त करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इतने योद्धा, एक चाणक्य ने ऐसे विघटनाकारी शक्तियों का विनाश यदि कर सकता है भारत में, इतने वीर बैठे हैं, भारत अविनाशी इसीलिए है। हम भारत को फिर से विश्वगुरु बनाकर ही रहेंगे। इसलिए जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशंस यहाँ होंगी, उन डिस्कशनों में हम जीवंत रूप से भाग लेते हुए हमारे अंदर जो आग है, उस आग को अनुशासित रूप से बाहर निकालते हुए, उद्वेलित न होते हुए, अनुभवजन्य और तर्क संगत के आधार पर इस वैचारिक संघर्ष को सामना करते हुए हम विजयी हो जाएंगे। और छोटे मोटे विजय से संतुष्टि को न मनाते हुए अंतिम विजय की ओर ही हमारा ध्यान केंद्रित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही विनम्र प्रार्थना आप सभी के सामने करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ।